नमस्ते दोस्तों, पवार्स हिंदी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी दोस्त वहाँ पर सीटीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जिन्होंने सीटीईटी एग्ज़ाम के लिए हिंदी भाषा का चयन किया है तो ऐसे हिंदी भाषा का वीडियो मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ। हिंदी भाषा 30 अंकों के लिए होती है, जिसमें 15 प्रश्न जो होते हैं वो अपठित गद्यांश एवं कविता पर आधारित होते हैं और बाकी के जो 15 क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो बाल विकास तथा अध्यापन शास्त्र पर या शिक्षा शास्त्र पर डिपेंड होते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर आज 15 जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी कैसे करनी है उस बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी किसमें संभव है। अब यहाँ पर शिक्षा का अर्थ है एजुकेशन। एजुकेशन जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, तो उसमें छात्र और अध्यापक दोनों किस तरह से भागीदारी हो सकती है। छात्रों की ज़्यादातर भागीदारी मतलब उनका जो हिस्सा है वो किस तरह से या कौन सी मेथड में ज़्यादा आएगा वो हमें बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे लिए हैं। पहला ऑप्शन है पुस्तक विधि द्वारा, दृश्य श्राव्य साधनों द्वारा, कथन विधि द्वारा और चर्चा विधि द्वारा। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट को, छात्र को इन्वॉल्व करने के लिए हमें कौन सा ज़रूरी है या कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, चर्चा विधि द्वारा। चर्चा के माध्यम से छात्र ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो टॉपिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आदर्श हिंदी अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है। व्याकरण का ज्ञान होना ये भी ज़रूरी है, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण होना, छात्र के विकास की सोच रखना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, लेकिन उसमें से आपको एक का चयन करना है। जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उसमें से पहला है केवल ए, केवल बी, सी का है सी और डी मतलब 3 और 4, और ए और बी, और अंतिम जो है डी, ए बी सी तथा डी मतलब ये चारों ऑप्शन जो है वो सही है, चारों विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि अध्यापक किसी छात्रों को उत्तर देने में असमर्थ है तो। यदि अध्यापक किसी छात्र अध्यापक को प्रश्न पूछ सकते हैं और जो समस्या छात्र को लगती है तो छात्र अपनी जिज्ञासा के रूप में अध्यापक के सामने शेयर करते हैं कि हमें इस बारे में जानकारी चाहिए। जो भी उन्हें जिज्ञासा है उनके प्रति वो पूछते हैं। यदि वही जानकारी यदि अध्यापक नहीं दे सकते हैं उस वक्त, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। उसके लिए 4 विकल्प आपके लिए दिए गए हैं। पहला है प्रश्न को गलत कहना चाहिए, छात्र को डांट कर चुप कराना चाहिए, छात्र से कहना चाहिए कि जानकारी प्राप्त करके उत्तर देगा, या इनमें से नहीं। बहुत आसान प्रश्न है यहाँ पर, और उसके विकल्प भी हमें तुरंत पहचान सकते हैं कि विकल्प आएगा उसका सी, छात्रों से कहना चाहिए कि जानकारी प्राप्त करके उत्तर देंगे। अगला सवाल है जो व्याकरण पर आधारित होता है। तो हिंदी भाषा में कुछ व्याकरण के 6 या 7 प्रश्न आते हैं जो अपठित गद्यांश और कविता के आधार पर भी हो सकते हैं, तथा उसके अलावा भी व्याकरण के प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी विषय की तैयारी कैसे करना है उस बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियो वहाँ लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इस हिंदी भाषा की ज़्यादा से ज़्यादा अंक, 30 अंकों में से ज़्यादा अंक आप प्राप्त कर सकें। चौथा प्रश्न है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर संधि शब्द दिया गया है और उसका विच्छेद करना है। पहला ए विकल्प है साज प्लस जन, जो कि गलत है। दूसरा है सत प्लस जन, तीसरा है सम प्लस जन, और डी मतलब चौथा है सत प्लस जन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है विकल्प बी, सत जन। सत मतलब सत्य बोलने वाला, जिसे हम सज्जन कहते हैं। आगे है, इनमें से कौन सा दृक् श्राव्य का साधन है। दृक् मतलब दिखने वाला दृश्य, और श्राव्य मतलब सुनाई देना, मतलब सुनना भी और देखना भी दोनों एक ही चीज़ से वहाँ पर हमें दोनों कौशल वहाँ पर मिलते हैं। तो वो कौन से हैं। अखबार नहीं है, रेडियो नहीं, टेलीविज़न बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही उत्तर रहेगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से
सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर आपको पहला पेपर जो है तो कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक है और दूसरा पेपर 6ठी से लेकर 8वीं तक है। तो उस हिसाब से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप पहला पेपर दे रहे हो सीटीटी का तो उस हिसाब से पहली से लेकर 5वीं तक जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है जिस पर बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करें। पहला है कहानी जो का त्यों दोहराना। ये बच्चों के लिए संभव नहीं है। आप एक बार कहानी बताते हो, ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे वहाँ पर जो का त्यों वहाँ पर आपके लिए दोहरा दे, तो ये पहला गलत है। दूसरा विकल्प है कहानी सुनकर चित्र बनाना। तो यहाँ पर चित्र बनाना, चित्रकारी जो है वो सभी ये जो कौशल है वो सभी को प्राप्त नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है कहानी सुनकर शब्दशः लिखना। अब कोई बच्चे जो होते हैं तो वो लिखने में भी कम, क्योंकि हमें क्या बताया गया है प्राथमिक स्तर। ये आपको क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे जो है वो लिखने में इतना जो कहानी है या एज इट इज़ नहीं लिख सकते। इसलिए अगला ऑप्शन है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। कहानी सुनकर बच्चा जो है वो अपने उसकी भाषा में वहाँ पर कह सकता है, भले ही उसके कुछ शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन वो प्रयत्न ज़रूर करेगा। तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। अगला प्रश्न है पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रसंग आपको दिया गया है कि एक पहली कक्षा की एक लड़की है, छात्रा है, और वो अपने कुछ शब्द जो है वो मातृभाषा के उसमें आते हैं, प्रयोग करते हैं। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं तो वो ज़्यादातर परिवार से लेकर या परिवार छोड़ने के बाद तुरंत फर्स्ट मतलब पहली कक्षा में जाते हैं तो बहुत सारे वो अपनी मातृभाषा के शब्द उसमें प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों को आप क्या करेंगे, एक अध्यापक के नज़रिए से आपको यहाँ पर देखना है। पहला ऑप्शन है मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, मातृभाषा वाले शब्दों को हिंदी अनुवाद लिख देंगे, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे और रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो यहाँ पर सबसे नज़दीक और सबसे सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो छात्रा है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, पहली कक्षा में है। ये ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ पर निर्णय लेना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है, मातृभाषा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल्य को सुगमता प्रदान करती है, मातृभाषा के सीखने से अवधारणात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। एक बार फिर से प्रश्न हम रिपीट करेंगे। जो निगेटिव प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भाषाओं के अधिगम मतलब क्या, टीचिंग जो हम पढ़ते हैं, जो अध्ययन करते हैं, तो भाषा अगर अध्ययन आप करते हैं तो उस बारे में कौन सी बात सही नहीं है। नहीं का वहाँ पर नहीं शब्द पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि हमें निगेटिव पॉइंट वहाँ पर ढूंढना है। तो इसके लिए पहला है मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है। बिल्कुल करती है। मातृभाषा में हमें ज़्यादातर शब्द भंडार हमारे पास होता है तो उससे हमें ज़्यादा समझ आती है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन आपको पूछा है कि सही नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शन है आपको दूसरा पर्याय है, दूसरा विकल्प है मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है। ये कभी भी नहीं हो सकता है। मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम में कभी बाधा नहीं डालती है, इसलिए सही विकल्प है विकल्प दूसरा। अगला प्रश्न है जन्म का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी, जो समान अर्थ बतलाते हैं। पहला ए है विद्यमान, बी है उत्पत्ति, सी है प्रयुक्त और डी है उल्लेख। जो बिल्कुल आसान इसका उत्तर है, आपको भी आता होगा। जन्म का पर्यायवाची शब्द है उत्पत्ति। आगे है अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द पहचानो। अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से जो अलग लग रहा है देखते हैं। ये है डगर, बी है राह, सी है धरा और डी है पथ। अब यहाँ पर डगर, राह और पथ तीनों का अर्थ एक ही है, मतलब रास्ता, और धरा मतलब पृथ्वी होता है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन सही विकल्प है सी। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। कोई शब्द क्या है, अव्यय है, क्रिया है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो यहाँ पर कोई शब्द बिल्कुल आसान है पहचानना। कोई शब्द है सर्वनाम, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार है। सर्वनाम में जो प्रकार है तो उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई शब्द आ जाता है। अगला प्रश्न है रमेश 7वीं
कक्षा में पढ़ता है वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है। ध्यान से पढ़िएगा। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है और वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है। सामान्य बातचीत में उसे कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन जब पढ़ता है तब उसे कुछ कभी वो पढ़ते समय बार बार अटकता है। तो यह संभवतः डैश डैश से ग्रस्त है। तो इसमें कुछ बीमारियां जो है वो कौन सी है जिससे वो ग्रस्त है, तो वो है ये है डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया या इनमें से नहीं। तो उसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया, मतलब ऑप्शन ए। आगे है गंभीरता शब्द व्याकरण की दृष्टि से डैश डैश है गंभीरता। तो यहाँ पर क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो यहाँ पर गंभीरता संज्ञा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। गंभीरता शब्द संज्ञाओं के यदि आप भेद देखते हैं तो उसमें से आता है भाववाचक संज्ञा। आगे है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर है मतलब 6 to 8 के लिए ये सवाल है। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना और बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, या इनमें से नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प है बी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न है भाषा सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है वो बताई गई है। शब्द, वर्ण, वाक्य और लिपि। तो यहाँ पर भाषा की जो शुरुआत होती है वो वर्ण से होती है। तो वर्ण यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, और CTET के लिए अगर आपने हिंदी भाषा का चयन किया है तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी मदद होगी। जो किस टाइप के प्रश्न वहाँ पर आपको आ सकते हैं उसकी तैयारियाँ मैं अगले वीडियो में भी यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।